प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास जो बीए बीएड प्रथम वर्ष की प्रथम पुस्तक है उसको पढ़ रहे थे। हम लोगों ने अ, जो आदिकाल है, आदिकाल वीरगाथात्मक काल और उसके साथ साथ वीरगाथात्मक काल की परिस्थितियां, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। कल हम लोगों ने पढ़ा कि जिस तरह से उस समय के जो रचनाकार रहे तो उन रचनाकारों ने अपनी समय सीमा के हिसाब से जिस तरह से देखा जाए तो शुरुआती जो समय है या शुरुआती जो रचना है वो शुरुआती रचना एक फ्रेंच विद्वान है गार्सो दे तासी। उन्होंने अपनी रचना के अंदर जो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के इतिहास का उल्लेख किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री सिंह सेगर जी ने अपने अनुसार इस मत को प्रस्तुत किया। कहने का मतलब उन्होंने कुछ जो छोड़ दिया था उसी को आगे बढ़ाने का जो कार्य है, एक तरह से कह सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से उत्तराधिकारी के रूप में, या कह सकते हैं कि इस युग के इतिहास को और इस जिससे और जनता को रूबरू करवाना और उसके बारे में जानकारी देना। तो इस तरह का जो कार्य है शिव सिंह सेगर जी ने किया अपने अनुसार। और उन्होंने हिंदी के प्रथम कवि को लेकर के, अपनी रचनाओं को लेकर के, समय सीमा को लेकर के और इस काल विभाजन को लेकर के अपने मत रखे। इसी क्रम में देखें तो फिर इनके पश्चात ग्रियेशन आए। ग्रियेशन ने अपनी परिभाषा दी और अपना जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य लिटरेचर को लेकर के तो उन्होंने लिखा। और उसके बाद मिस्र बंधु आए। तो मिस्र बंधुओं की खातिर तो कहा जाता है कि मिस्र बंधुओं की तो पूरी टीम थी। टीम का मतलब जिस तरह से कल हम लोगों ने पढ़ा कि जिस तरह से 500 जो कवि हैं वो उनकी एक तरह की काव्य रचना कर रहे थे, इस इतिहास का उल्लेख कर रहे थे। और अपने अनुसार मिस्र बंधुओं ने इस आदिकाल को लेकर के अपनी परिभाषा दी, अपने समय सीमा रखी। इनका मानना ये था कि ये जो आदिकाल है वो 700 से लेकर के 1400 तक का रहा, या उससे माफ करना 1200 तक का रहा। 1400 तक का तो 1000 से लेकर के 1400 तक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। जबकि आगे वाले जो रचनाकार है, जो मूल कह सकते हैं, ठीक है, इस साहित्य की मूल कड़ी कह सकते हैं। और जिस तरह से कहते हैं कि ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य की जो परिभाषा दी और हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर के अपने जो विचार मत किए और उन विचारों को उन्होंने किस तरह से स्टिक और प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया, वो देखने योग्य है, पढ़ने योग्य है। ठीक है, और उसी को आज हम पढ़ भी रहे हैं। जो कह सकते हैं कि काशी इनकी कहते हैं कि काशी नगरी प्रचारणी सभा के अंदर इन्होंने जिस तरह से संबोधन किया या लेखन कार्य किया, या इनके जो ग्रंथ लिखे, इन्होंने 900 साल के इतिहास को, और आज देखा जाए तो दृष्टि डालें तो इनकी बताए अनुसार 1050 से लेकर के 1375 तक का जो समय था वो आदिकाल को लेकर के इन्होंने अपनी काव्य रचना की। तो इस इतिहास को लेकर के उसमें क्या क्या विशेष रहा और इस विशेषता के पीछे इन्होंने किस तरह से इसको सटीकता के साथ प्रमाणित किया, तो इस चीज का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ इसी क्रम में देखें तो श्याम सुंदर दास जी हैं, उसके साथ साथ आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र जी हैं, और उसके साथ साथ देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, और अन्य इतिहास से जो ग्रंथों की रचना हुई या अन्य इतिहासकार जो हुए, तो उन इतिहासकारों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वो पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को दर्शाती है कि साहित्य का जो इतिहास है वो कितना पुराना है और उस समय किस तरह की रचनाएं हुआ करती थी। किस भाषा कहें, किस शैली कहें, किस अपभ्रंश का कहें, या उसकी क्या विशेषता थी, तो इसको हम लोग दृष्टिगत करते हैं या कह सकते हैं कि प्रकाश डाल लेते हैं। तो प्रकाश डालने के अनुसार हम लोगों ने इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन के क्रम के अनुसार देखें तो कल हम लोगों ने ये जो तीन विद्वान हैं, फ्रेंच विद्वान है गार्सा दे ताशी को पढ़ा, शिव सिंह सेगर को पढ़ा और ग्रियेशन और मिस्र बंधुओं को पढ़ा। ठीक है, चार विद्वानों को पढ़ा। आज जो मूल है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की खातिर कहा जाता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में से आरंभ, अर्थात कालक्रम की दृष्टि से भले ही कुछ
कह सकते हैं कि ग्रंथ आचार्य शुक्ल के इतिहास से पहले प्रकाशित हो चुके हों। अब कहने का मतलब ये था कि इनसे पहले जो विद्वान आए थे, तो उन विद्वानों ने क्या है कि अपने अनुसार तो कुछ ना कुछ रचनाएं की, ठीक है। उन रचनाओं में क्या सही था, क्या गलत था, किस तरह से उसमें संशोधन किया जाए, या उस संशोधन या उस अप्रमाणिकता को या उसको किस तरह से सिद्ध किया जाए, तो कह सकते हैं कि उस चीज को नई दृष्टि से, एक नए नजरिए से और एक सटीकता के साथ लोगों के जनता के सामने प्रस्तुत किया। तो उसमें वो कहते हैं कि ये कहते हैं कि इस कालक्रम की दृष्टि से भले ही जो भले ही कुछ ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से पहले प्रकाशित हुए, पर अधिकांश विद्वान साहित्य इतिहास का जो सम्यक सटीक लेखन इन्हीं से मानते हैं। अब उन्होंने बताया कि जरूर वो चीजें प्रकाशित हो गई, ऐसा नहीं है कि उनसे पहले कोई हुआ नहीं और उनके बाद कोई हुआ नहीं, तो किंतु इन्होंने जिस तरह से साहित्य इतिहास का जो समय की जो बात करें और प्रमाणिकता की बात करें, तो सटीक के लेखन इन्हीं से माना जाता है कि इन्होंने जो चीजें कही उन तथ्यों के आधार पर और साहित्य इतिहास में इस चीज को स्वीकार कर लिया गया। अब इनकी खातिर क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि अतः ये मानना सर्वथा न्याय संगत है, अतः ये मानना सर्वथा न्याय संगत है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वो 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत किया। अब बताया जाता है कि जिस तरह से, हालांकि इससे पहले भी जो विद्वान है उन विद्वानों ने अपनी परिभाषा दी थी, किंतु इस परिभाषा से पहले और उसके बाद अब वो कहते हैं कि अतः ये मानना सर्वथा न्याय संगत है कि सर्वसम्मति से, जिस तरह से हमारे न्यायाधीश महोदय किसी कह सकते हैं कि विवाद को और बिल्कुल निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उस एक तरह से का फैसला करते हैं, या एक तरह का जो कह सकते हैं कि उसका निष्कर्ष निकालते हैं, उसी तरह से इनकी बात को लेकर के भी कहा जाता है कि ये मानना सर्वथा न्याय संगत है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित है, एक व्यवस्थित ढंग से किसी भी प्रकार की, हालांकि ऐसा नहीं है कि अपने आप में कोई व्यक्ति पूर्ण हो, त्रुटियां होती हैं उसमें, ठीक है, और सभी को एक की बताई हुई जो परिभाषा वो रास में नहीं आती, ठीक है। कुछ लोग तो उसमें भी कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ लोगों का मतभेद है वो उनसे अलग होता है, ठीक है। कितने भी सुदृढ़ सुव्यवस्थित न्याय व्यवस्था क्यों ना हो, या कैसे कह सकते हैं किसी भी कार्य को कितने भी अच्छे तरीके से क्यों ना किया जाए, फिर भी जिनकी जो सोच उनके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उनका कुछ लोगों का कार्य काम ही है कि किसी न किसी रूप में हम किसी की कमियां निकालें। अब उनकी कमियां निकालने के पीछे आपको मैं बताऊं कि वो देखा, एक दृष्टि से देखे ना तो वो अपने लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कुछ कमियां निकालेंगे तभी जाकर के हम उस चीज में सुधार कर सकेंगे। तो वो भी क्या कि अपनी शुभचिंतक है, एक दृष्टि से देखें, हालांकि उनके नजरिए से हम लोग उनके लिए क्या है वो एक अलग चीज है। तो ऐसे ही कुछ इन विद्वानों के साथ भी हुआ कि इन विद्वानों ने उससे पहले के भी थे और बाद के भी थे, तो इन्होंने जैसा दिया उसको स्वीकार भी किया, और किंतु उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल करते हुए अपने मत भी रखे और उसको सुधारने का प्रयास किया। यहाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने सबसे पहले तो क्या है कि आदिकाल और जो वीरगाथात्मक काल है, उसको क्या है कि नाम को लेकर के एक तरह से अपने जो मत है उसको प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने उसको संधि और चारण काल कह दिया, ठीक है। जिस तरह से इन्होंने कहा था, मिस्र बंधुओं ने चारण काल कहा था, क्योंकि इनका मानना था कि यहाँ चारण जाति के भाट वगैरह ज्यादा थे। वैसे देखें तो जो आचार्य, माफ करना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो बताए नामकरण को लेकर के और समय सीमा को लेकर के पहले तो मत नहीं रख रहे थे, या कह सकते हैं कि सहमत नहीं थे। उन्होंने उसको क्या कि सिद्ध काल का और साथ में चारण काल का, तो 750 से तो उसको जोड़ दिया कि ये एक तरह से संधि काल हो गया, और मैंने सिद्ध काल कह दिया, माफ करना, सिद्ध काल तो राहुल संख्या अंजनी का था। तो उन्होंने कह दिया कि ये तो संधि काल हो गया और जो चारण काल है वो उसके बाद का हो गया। 750 कहने मतलब 750, फिर 1000 और 1000 के बाद 1375, ठीक है। और उसके बाद जो भक्ति काल है, रीति काल है, कह सकते हैं कि आधुनिक काल है, उसको जिस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया उसके अनुसार उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया।
तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। किंतु यहाँ देखा जाए तो वो कहते हैं कि अतः ये मानना सर्वथा न्याय संगत है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सबसे पहले सुव्यवस्थित इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 के अंदर है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रस्तुत किया और उनको उस चीज को स्वीकार भी किया। अब देखा जाए तो कहते हैं कि मूल रूप, इसका जो मूल रूप है, मूल रूप काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित एक प्रकाशन का कार्य, एक संपादन का कार्य जो कर रही है। जिस तरह से उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग राजस्थान पत्रिका को पढ़ते हैं तो राजस्थान पत्रिका का जो संपादन कर रहे हैं वो गुलाब जी कोठारी जी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है कि संपादन करना और जहाँ ये चीजें छप करके आ रही हैं तो उनका जो उनके बारे में कहा जाता है कि ये जो विचारणी माफ करना मूलतः काशी नागरी जो प्रचारणी सभा है उसके द्वारा प्रकाशित छपना एक तरह से। और हिंदी शब्द सागर नाम दिया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया ये वह साहित्य इतिहास की सुनिश्चित और सारपूर्ण परिभाषा उसे सुनियोजित साहित्य इतिहास में प्रस्तुत किया। तो इसकी खातिर कहा जाता है कि उन्होंने इसको बड़े ही व्यवस्थित ढंग से लिखने का जो कार्य है वो इन्होंने किया, ठीक है। और जो हिंदी शब्द सागर है उस हिंदी शब्द सागर के अंदर और उन्होंने इस साहित्य इतिहास को सुनिश्चित रूप से और सारपूर्ण तरीके से जिसका अर्थ निकलता हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो इसकी परिभाषा दी और उसे सुनियोजित साहित्य इतिहास में प्रस्तुत किया। अब अच्छा उसमें क्या क्या चीजें सुव्यवस्थित थी और कैसे कैसे सुनिश्चित किया, उस सुनिश्चित के लिए वो कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्येक युग की जो राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र कर रहे थे हम लोग, तो राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और तथा धार्मिक परिस्थितियों को उस युग की जनता की चित्तवृत्तियों का स्रोत स्वीकार किया और युगीन जनमानस को तत्कालीन साहित्य स्रोत माना। इस प्रकार एक कारण वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने अपने इतिहास को आधार बनाया। कहने का मतलब ये था कि इन्होंने अपना जो रचना है उन रचनाकार को हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया, साहित्य इतिहास को सुनिश्चित और सारपूर्ण परिभाषा दी, सुनियोजित और साहित्य इतिहास को प्रस्तुत करने के साथ साथ उस युग के दौरान जो अलग अलग परिस्थितियां रही उन परिस्थितियों में चाहे राजनीतिक राजव्यवस्था हो, ठीक है, या कोई शासक है की जो कह सकते हैं कि राजव्यवस्था और उसके अनुसार जनता और उनके बीच का जो संबंध है उसकी सामाजिक स्थिति को दिखाने का प्रयास किया। समाज के साथ किस तरह का एक तरह से व्यवहार, उसके साथ साथ सांप्रदायिकता, धार्मिकता को लेकर के जो जाति पाति के नाम पर एक तरह का कह सकते हैं कि हम लोग जो मतभेद देखने को मिल रहा था तो उसको लेकर के, उसके साथ साथ उन्होंने क्या है कि धार्मिक परिस्थितियां, ठीक है, धर्म को लेकर के जो आंदोलन वगैरह किए जा रहे थे तो उन आंदोलनों को भी उन्होंने प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वो किया। उसके साथ साथ कहते हैं कि उस युग की जो जनता है उस युग की जनता की चित्तवृत्तियां अर्थात उनकी मनोवृत्तियां किस प्रकार की थी, उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, उनकी सोच कैसी थी, वो कहाँ तक निर्भर करते थे। तो उन चीजों को करने के लिए उन्होंने क्या है कि इस चीज को स्वीकार करते हैं और जनमानस की तत्कालीन साहित्य स्रोत माना। अब उन्होंने माना कि प्रत्येक युग का अपना एक साहित्य होता है। जिस तरह से ये जो आदिकाल का जिक्र करें तो उस दौरान अधिकांश जो रचनाएं वो रस्व काव्य हुआ करती थी, ठीक है, रस्व काव्य होती थी और एक तरह से कह सकते हैं कि इसको गैर शैली के अंदर कह सकते हैं गा के जो है वो प्रस्तुत किया जाता था। और उनकी जो भाषा थी वो आपको मैंने बताई कि जिस तरह से डिंगल और पिंगल, ठीक है, और डिंगल और पिंगल का जो प्रभाव वो देखने को मिलता था, जो राजस्थानी मिश्रित जो भाषा है। तो इसी तरह से वो कहते थे कि इनका जो देखें कि जनमानस को तत्कालीन साहित्य का जो स्रोत माना और इस प्रकार एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने इतिहास के आधार पर उन्होंने इसको तैयार किया।
तो ये सबसे पहले न्याय संगत और सुव्यवस्थित ढंग से इन्होंने बताने का प्रयास किया। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की खातिर कहा जाता है कि यहाँ विचारणीय यह है कि अगर इस पे विचार करें और सोचें तो यहाँ विचारणीय यह है कि आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन में ये जो विशेषताएं हैं और वहाँ जो सीमाएं हैं, ठीक है, सीमा भी है। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्या है कि किसी चीज को मतलब दर्शाने के लिए और कुछ जो मर्यादा और नियमों का पालन है वो नहीं किया। तो किसी चीज को बताने के लिए जिस तरह से उसकी विशेषताओं को कहें तो यहाँ जैसे हम लोग कल परसों उनके वर्ण विषयों को पढ़ रहे थे, उन्होंने युद्ध कौशलों का वर्णन किया, उन्होंने कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीयता का अभाव है वो देखने को मिला, या कह सकते हैं कि आम जनता के प्रति राजा के जो उत्तरदायित्व थे उनकी कमियां हमें देखने को मिली। तो उसी तरह से वो कहते हैं कि कुछ विशेषताएं और जैसे वहाँ के जो कवि थे वो अधिकांश एक तरह से दरबारी कवि होने के साथ साथ एक कुशल योद्धा भी थे, ठीक है। प्रकृति चित्रण का जो रूप है वो देखने को मिला, भाषा का जो प्रभाव है वो देखने को मिला, ठीक है। तो जिस चीज की बाहुल्यता थी या कह सकते हैं कि जो शासक है उसके शौर्य और पराक्रम साहस का जो वर्णन है वो देखने को मिला। तो वैसे वह कहते हैं कि इतिहास लेखन में उनकी विशेषताओं और वहाँ सीमाएं भी हैं। अतः यह मानना उचित भी है कि आधुनिक शोधों से, जिस तरह से आधुनिक शोधों का मतलब ये है कि आधुनिक काल के अंदर इनके ऊपर कुछ रिसर्च की जाए, जो जिस तरह से पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अपना जो शोध कार्य है उन शोध कार्यों पर अगर नजर डालें तो देखें तो ये निकल के आता है कि कितना सही है कितना नहीं है, ठीक है। तो अतः ये मानना उचित भी है कि आधुनिक शोधों से प्राप्त नए तथ्यों और निष्कर्षों के आलोक में आचार्य शुक्ल के इतिहास का अनुशीलन करने पर अनेक भ्रांतियों के दर्शन होते हैं। अब उन्होंने बताया कि जब हम लोग सोचते हैं कि उन्होंने जो चीजें कह दी वो सारी की सारी सही है, किंतु यहाँ वो कहते हैं कि उस चीज में भी अगर हम लोग आलोक का मतलब प्रकाश, अगर हम लोग उस पे इस तरह का उन जो आधुनिक शोध से सामने आया कारण मैं बताऊंगा आपको। कारण ये है कि उस समय जो चीजें थी ना, कुछ तो जैसा जिसने लिख दिया, क्योंकि उस समय जो कमी इस तरह का जो कह सकते हैं कि चीजें प्रकाशित हुई थी और इस वजह से भी कुछ कारण रह गए, इसमें भी आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। तो वो कहते हैं कि आधुनिक तथ्यों से प्राप्त है नए तथ्यों और निष्कर्षों के आलोक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का अनुशीलन करने पर अनेक भ्रांतियां, एक कुछ भ्रम जो है वो के दर्शन होते हैं। जैसे उन जैसे सबसे पहले तो वीर गाथा के नामकरण, कहने मतलब ये जो वीर गाथाएं थी उन वीर गाथाओं के जो नामकरण को लेकर के, जिस तरह से ये कह सकते हैं कि विष्णुदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, या खुमान रासो है या परमाण रासो है या जयचंद्र रासो है, तो उनके नामकरण को लेकर के या कुछ ऐसे शासक हैं जिनका नाम उनके साथ जोड़ दिया जाए, तो यहाँ कह सकते हैं कि आदिकाल को लेकर के वीरगाथा काल कह दिया किसी ने उसको चारण काल कह दिया, किसी ने उसको संधि काल कह दिया, किसी ने उसको सिद्ध सामंत काल कह दिया, ठीक है। तो यही एक ही काल को लेकर के अलग अलग जो नाम और अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी, तो उसको लेकर के ये चीजें वो देखने को मिल रही हैं। वीरगाथा के नामकरण को लेकर के उसकी सामग्री का मतलब है कि वहाँ के जो युद्ध कौशल वगैरह जो भी हैं, तो कुछ चीजें जो इतिहास में उससे मेल नहीं खा रही, समय तिथियां वगैरह, और प्रवृत्तियों के विषय में आचार्य शुक्ल की मान्यताओं निराधार सिद्ध हो चुकी हैं। अब उन्होंने बताया कि इनको लेकर के कुछ भ्रांतियां कुछ भ्रम तो पैदा हो गए थे, लेकिन उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास है वो किया गया, क्योंकि उन्होंने इसके नामकरण को लेकर के जो प्रमाणित तथ्यों के साथ इसे प्रस्तुत किया। उसकी सामग्री कहने का मतलब युद्ध कौशल के अंदर जो योद्धा वगैरह जो थे या उनकी जो तिथियां मेल नहीं खा रही थी उसको दूर करने का प्रयास किया। उन उस समय की जो प्रवृत्तियां थी उन प्रवृत्तियों के विषयों के आधार पर शुक्ल जी की मान्यताओं को निराधार सिद्ध हो चुकी है, कहने मतलब बिना किसी मतभेद के और इन चीजों को सिद्ध कर दिया गया है। अब कुछ चीजें जो सांप्रदायिकता की बात करें या धर्म की बात करें, तो इसमें दिखाया गया कि ये जो
रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उन्होंने बताया कि संत मत के मत में इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव देखना भी दृष्टि दोष का सूचक है। अब उन्होंने बताया कि कुछ लोग मानते हैं ना कि जैसे ईश्वर तो एक ही है, किंतु अपने अपने अनुसार है। जिस तरह से कुछ लोग सगुण को मानने वाले हैं, कुछ निर्गुण को मानने वाले हैं, कुछ निराकार को मानने वाले हैं, कुछ साकार को मानने वाले हैं, कुछ सूफी मत वाले हैं, कुछ प्रेम मार्गी वाले हैं, कुछ ज्ञान मार्गी वाले हैं। ठीक है, तो इन सब को लेकर के और ये दिखाया गया कि वो उनकी खातिर कहते हैं कि इस्लाम में एकेश्वरवाद का प्रभाव देखना भी दृष्टि दोष है। कहने मतलब अपने दृष्टि दोष का सूचक है कि अपने नजरिए से लोग देखते किस नजरिए से हैं। अगर एक दृष्टि डालें तो जैसे सांप्रदायिक धर्म को मानने वाले सांप्रदायिकता की बात आई, तो जिस तरह से यहाँ राजस्थान के अंदर और अपने गोगामेडी, ठीक है, तो गोगामेडी जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, तो उसमें ये देखें कि हम लोग सांप्रदायिक के नाम पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जाहिर पीर के रूप में उनको मानते हैं, और जबकि हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उनको गोगा जी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो देव तो एक ही हैं, किंतु उन्हीं के मतलब अलग अलग रूपों में, और उनको मानना वो अपने अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है। या रामसा पीर का जिक्र करें तो वो भी अपने आप में संप्रदाय के प्रतीक हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वो कहते हैं कि यहाँ संत मत में इस्लाम के एकेश्वरवाद का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है, वो अपने अपने दृष्टि दोष का सूचक है। आगे इसी परंपरा में प्रेमाख्यान परंपराओं में जो सूफी मसनवियों के अनुकरण के आधार पर रचित मानना भी असंगत और भ्रांतिपूर्ण है। अब कह सकते हैं कि जो इस्लाम के अंदर कहें, या कह सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, और जायसी जी ने क्या है कि अपनी रचनाओं के अंदर मसनवी शैली का उपयोग किया। ठीक है, जैसे कबीर जी ने तो उल्टवासी का प्रयोग किया, साकी शब्द विजक रेमाणी वगैरह उनका जिक्र किया, किंतु यहाँ जो जयसी जी हैं उन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग करते हुए और सूफी मत को बढ़ाते हुए और एक ईश्वरवादी या ईश्वर की खातिर जो बात है वो उन्होंने बताया कि ईश्वर का निराकार है, उनका कोई रूप या आकार नहीं, वो कण कण में विद्यमान है। ठीक है, कण कण में विद्यमान का मतलब जिस तरह से हम लोग देखें कि जो मनुष्य शरीर वो पंच तत्वों से बना हुआ है, और उन्हीं पंच तत्वों को अगर एक दृष्टि डालें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ ये जो भगवान नाम है, उस भगवान से भय से भूमि बना, गैस से गगन बना, वैसे वायु बना, आ की ध्वनि से अग्नि बना, और ने से नीर बना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जब भगवान भगवान कहते हैं तो ये अपने आप में तो वही पंच तत्व है। ठीक है, और वही पंच तत्व मनुष्य शरीर के अंदर मौजूद हैं, तो उसकी खातिर इसी तरह से वो कहते हैं कि यहाँ इनका अनुकरण करने के आधार पर और रचित मानना असंगत और भ्रांतिपूर्ण है। कि कहने का मतलब ये कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है। अगर हम चाहे हिंदू को देखें, चाहे मुस्लिम को, चाहे सिख को, चाहे ईसाई को, वो वैसे ही जो शारीरिक संरचना है, चाहे उनके आंख नाक कान मुंह हाथ पांव सब वैसा का वैसा ही है। ठीक है, कहीं कुछ जो कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कुछ किसी के अतिरिक्त हो। ठीक है, तो यहाँ देखें एक नजरिए से तो वो अपने आप में ये दिखाता है कि हम एक ईश्वर की संतान है, ईश्वर एक ही है। ठीक है, और वो हमारे अंदर मौजूद है। ठीक है, आगे वो कहते हैं सच तो यह है कि जिस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लिखा उस समय अधिकांश प्राचीन साहित्य अज्ञात एवं अप्रकाशित था। अब उन्होंने बताया कि कारण क्या रहा इसका, इसके पीछे कारण ये रहा कि जब ये साहित्य लिखा जा रहा था या इस समय इस साहित्य की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे थे तो कुछ साहित्य जिस तरह से ये मान के चलो कि प्राचीन था, पुराना था और कुछ दबा हुआ था। ठीक है, कहने का मतलब दबने का मतलब ये था कि उस चीज को प्रकाश में लेके नहीं आए। जिस तरह से ये मान के चलो कि उदाहरण के तौर पर सरकार ने एक योजना निकाल दी और उस योजना के ऊपर पिछले कई सालों से निकाली हुई योजनाएं एक मतलब कोई भी सरकार रही हो वो निकाल करके चले गई, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, और उसके बाद उसके ऊपर कभी प्रकाश ही नहीं डाला गया। कहने का मतलब उस फाइलों पर धूल जमती चली गई। ठीक है, कहने का मतलब कागज के अंदर तो ऐसी ऐसी योजनाओं का जिक्र सुनने को भी मिलता है और पढ़ने को भी मिलता है, किंतु वो धरातल पर वास्तव में है ही नहीं। ठीक है,
तो ऐसे ही कुछ यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि उससे थोड़ा सा अलग हट करके देखें तो कहने का मतलब उस समय क्या है कि इन रचनाओं में इसलिए असंगत लगती हैं क्योंकि उस समय जो अधिकांश प्राचीन साहित्य है वो अज्ञात था, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, ठीक है, और वो अप्रकाशित था, वो प्रकाशित भी नहीं किया गया था, तो इस वजह से इसका एक कारण इसे ये भी माना गया है। अब आगे वो कहते हैं कि इसलिए उस समय तक ज्ञात सीमित सामग्रियों के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्ल को मान्यता बनानी पड़ी। जो चीजें उनके पास मौजूद थी, जो सीमित सी सामग्रियां थी, और उससे बहुत सी सामग्रियां सिद्ध भी हो चुकी हैं। अब उन्होंने बताया कि किसी चीज को उन्होंने जो प्रस्तुत किया है ना, तो उन चीजों, एक तो पहली बात तो कुछ चीजें अप्रकाशित थी, और जो जिन चीजों को या जिन सामग्रियों को, जिन विषय वस्तुओं को उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, तो ये प्रस्तुत करने के प्रयास के साथ साथ बताते हैं कि ये जो सामग्रियां हैं वो इसलिए उस समय तक ज्ञात सीमित सामग्रियों के आधार पर ही मान्यताएं बनानी पड़ी, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि उसमें बहुत सी जो सामग्रियां हैं वो सिद्ध भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसकी खातिर भी वो कहते हैं कि अपने आप में सिद्ध भी हो चुकी हैं, इसलिए इस दृष्टि से विवेचन की स्पष्टता को प्रमाणिकता के साथ उल्लेखित किया गया है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि इस कारण है, और ये अपने आप में सही भी बैठती है, और उनको प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया गया है। इस आधार पर वो कहते हैं कि आचार्य शुक्ल जी के इतिहास लेखन में संपूर्ण साहित्य के इतिहास के दर्शन को स्पष्ट किया है, और उसके साथ साथ जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, और यह निश्चित होता चलता है कि आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो इसके हिसाब से उन्होंने इस चीज को प्रस्तुत किया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 900 साल के इतिहास में, या अभी तो एक दृष्टि डालें तो 1050, और जो वर्तमान चल रहा है हमारा, वो चल रहा है 2081-82, और कह सकते हैं कि 1030 साल, 30, 31, 32 सालों का जो इतिहास रहा है, या 900 साल के इतिहास का जब ये प्रकाशित हुआ, तो उसके इस इतिहास के दौरान इसको क्या है कि 4 कालों के अंदर विभाजित कर लिया गया। 4 कालों के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये 4 काल ये मान के चलो आप कि जिस तरह से आदिकाल, और इन्होंने अभी कहा भी कि आदि से लेकर के अंत तक, किसी चीज की शुरुआत से लेकर के उसके अंत तक, तो इन 4 कालों में आदिकाल शुरुआती समय, फिर भक्ति काल, उसके बाद रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल, अपने अपने अनुसार किसी ने उनको पूर्व मध्य काल कह दिया, किसी ने उसको उत्तर मध्य काल कह दिया, किसी ने उसको सिंगार काल कह दिया, किसी ने उसको अलंकृत काल कह दिया, किसी ने उसको आधुनिक काल कह दिया, किसी ने उसको गद्य काल कह दिया। कहने का मतलब ये था कि अपने अपने अनुसार परिभाषा, अपने अपने अनुसार नामकरण, और उन नामकरण को लेकर के अपने अपने जो विचार हैं वो उन्होंने प्रस्तुत किए। तो बाकी जो अपने बचे हैं कुछ अन्य विद्वान, तो जिसमें श्याम सुंदर दास जी हैं, आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र जी हैं, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जो संक्षिप्त में वो अध्ययन कर लेंगे, और इसके साथ साथ उसके बाद इनकी जो रचना है उनका जो अध्ययन है वो किया जाएगा। तो बाकी जो है वो हम लोग अपनी अगली कक्षा के अंदर इसका अध्ययन है वो कर लेंगे।